नमस्कार दोस्तों, नम्रता संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल तक हमने वर्णमाला के वर्णों के बारे में जाना था। आज हम संस्कृत की उन्हीं वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और संस्कृत के बारे में ऐसी जानकारी जानने में आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उच्चारण स्थान जो दिया गया है वो कंठ। ठीक है, कंठ जो उच्चारण स्थान है उससे कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। ठीक है, तो कंठ जो है वो कहाँ पे होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो इस चित्र में जो है वो दिखाई दे रहा है कंठ जो है हमारे वो इस जगह पे होता है, हमारे गले में ये जो स्थान है ये कंठ कहलाता है। ठीक है, तो इस कंठ से उच्चारित वर्ण कौन कौन से हैं। तो कंठ से उच्चारित जो वर्ण है वो है कवर्ग, अर्थात पूरा कवर्ग जो है वो कंठ से उच्चारित होता है। क, ख, ग, घ, ङ, ये पांचों वर्ण जो कवर्ग में आते हैं। उसके अलावा ह, ठीक है, कवर्ग के पांचों वर्ण। ह, विसर्ग अर्थात ये जो दो बिंदी होती हैं ये विसर्ग कहलाती हैं। ठीक है, ह्रस्व अ और दीर्घ अ, तो इतने वर्ण जो हैं वो कंठ से उच्चारित होते हैं। ठीक है, आप इसको बोल के भी देख सकते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, ह, विसर्ग का उच्चारण भी संस्कृत में ह के जैसा होता है। तो ह, अ और आ, तो ये सारे जो वर्ण आप बोलेंगे तो आप देखेंगे आपके कंठ में एक प्रकार का वाइब्रेशन हो रहा है। तो ये सारे वर्ण जो हैं वो कंठ से उच्चारित होते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर सेकंड पे आता है तालु। तो तालु से उच्चारित जो वर्ण है वो है चवर्ग। संपूर्ण चवर्ग जो है वो तालु से उच्चारित होता है। च, छ, ज, झ, य संपूर्ण चवर्ग। य, श, ठीक है, ये श जो है ये शलजम वाला श आप इस तरीके से जानते हैं इसको। ठीक है, ये तालु से उच्चारित होता है तो इसलिए इसको तालव्य श भी कहते हैं। ह्रस्व ई और दीर्घ ई, तो इतने वर्ण जो हैं वो तालु से उच्चारित होते हैं। तालु कहाँ पे है हमारे मुख में, तो तालु जो है ये ऊपरी भाग जो है ये, हाँ, ये तालु कहलाता है। ये भी आप जानते हैं, ये ऊपरी भाग जो होता है मुख का ये तालु कहलाता है। ठीक है, तो ये जो वर्ण है चवर्ग पूरा, और चवर्ग य, श, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, तो इतने वर्ण जो है तालु से उच्चारित होते हैं। अगर आप इनको बोल के देखेंगे तो ये सारे जो वर्ण हैं तालु से उच्चारित होते हैं। तो ये इन वर्णों को बोलते समय जो जिह्वा है वो तालु को स्पर्श करती है। ठीक है, जैसे च, छ, ज, झ, य, श, ई। तब देखेंगे तो जो इन वर्णों को बोलते समय जो हमारी जिह्वा है वो तालु को स्पर्श करती है। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर 3 मूर्धा। तो मूर्धा कहाँ पर है, तो हमारे जो मुख में जो ऊपरी स्थान होता है सबसे ऊपर, मूर्धा का मतलब होता है ऊंचा। ठीक है, तो जो ऊंचा ऊपरी स्थान जो है हमारे मुख में सबसे ऊंचा, तो वो उसे कहते हैं मूर्धा। तो ये जो टवर्ग है ये मूर्धा से उच्चारित होता है। ठीक है, पूरा टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श, ये श जो है षटकोण वाला, तो इसलिए इसको ये जो षटकोण वाला श है आप इस प्रकार से इसको जानते हैं। तो ये श जो है वो मूर्धा से उच्चारित होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य शकार भी कहते हैं, मूर्धन्य शकार। इसके बाद री, ऋषि वाला। ठीक है, तो संस्कृत में जो है वो 2 री होते हैं, एक ह्रस्व री होता है, एक दीर्घ री होता है। ह्रस्व री में एक बार घुमा हुआ होता है और दीर्घ री में ये 2 बार घुमा हुआ होता है। ठीक है, तो टवर्ग, र, श, री, इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। इसके बाद नंबर 4 दंत। ठीक है, तो दंत आप जानते ही हैं, दंत अर्थात हमारे दांत। ठीक है, तो इन दांतों से उच्चारित वर्ण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दांतों से उच्चारित वर्ण है हमारे पूरा तवर्ग। ठीक है, तवर्ग में आता है त, थ, द, ध, न 5 वर्ण। तवर्ग के ल और स, सपेरे वाला स जो आप जानते हैं, लेकिन ये किससे उच्चारित होता है, दंत से उच्चारित होता है, इसलिए इसको दंतीय सा भी कहते हैं। और री, ठीक है, री जो है ये वर्ण भी संस्कृत में अतिरिक्त है। ठीक है, ये वर्ण जो है आपको हिंदी में नहीं दिखाई देगा, ये संस्कृत में ही होता है। तो तवर्ग, ल, स और ऋ, इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंतु। ठीक है, ये इनको जब आप बोलेंगे तो देखेंगे इनको बोलते वक्त जो हमारी जीवा है वो दंत को स्पर्श करती है, अर्थात दांतों को स्पर्श करती है। नंबर 5 पे आया ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ अर्थात होठ। तो ओष्ठ से उच्चारित जो वर्ण है वो है पवर्ग, यानी पवर्ग जो है वो पूरा ओष्ठ से उच्चारित होता है। पवर्ग में प, फ, ब, भ, म, ये 5 वर्ण हैं।
इसके अलावा उपधमानीय, उपधमानी की चर्चा हम वर्णमाला वाले चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है। तो उपधमानीय क्या होता है, जो प और फ होता है उसके आगे इस तरीके का चिन्ह होता है, एक ऊपर आधा सर्कल और नीचे आधा सर्कल, ठीक है। यदि ये ऊपर आधा सर्कल नीचे आधा सर्कल वाला जो चिन्ह है ये आपको प और फ के आगे मिले तो उसको उपधमानी कहते हैं। तो उपधमानी का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ हो गया, ठीक है। और ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ठीक है, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। अगर आप इनको बोल के देखना चाहें तो आप देखेंगे इन वर्णों को बोलते समय जो ओष्ठ की ही सहायता यानी होठों की सहायता से ही उच्चारित होते हैं। नंबर 6 पे आया कंठ और तालु, अर्थात दो उच्चारण स्थान, कंठ भी, ठीक है, और तालु भी। तो कंठ और तालु से उच्चारित वर्ण जो है वो ए और आई, ए और आई जो ये दो वर्ण जो है वो कंठ और तालु से उच्चारित होते हैं। अगर आप इसे और डीपली जानना चाहें तो इसको याद रखने का एक और तरीका है। अभी वर्णमाला में हमने जाना था कि जो ए वर्ण है वो किस किस वर्ण की सहायता से बनता है, ठीक है। तो ए वर्ण जो है वो अ और ई की सहायता से बनता है, ठीक है। एक बार और जान लेते हैं, हमने ये वर्णमाला वाले चैप्टर में जाना था कि ए वर्ण जो है वो अ और ई इन दो वर्णों की सहायता से बनता है, ठीक है। अ और ई इन दोनों वर्णों को जोड़ा तो ए बन गया। अब अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, ठीक है। तो इस प्रकार अ और ई से मिलके ए बना तो ए का उच्चारण स्थान भी कंठ और तालु हो गया, ठीक है। ऐसे तो इस प्रकार से ए और आई इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। इसको आप याद रख सकते हो कि ए जो है वो अ और ई से मिलके बना है तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। इस तरीके से ए का उच्चारण स्थान भी कंठ तालु होता है, ठीक है, दोनों हो गए उसके उच्चारण स्थान। अब आ जाते हैं नंबर 7। नंबर 7 पे है ओ और औ। तो ओ और औ इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ, ठीक है। तो ये दोनों वर्ण जो हैं वो कंठ और ओष्ठ दोनों की ही सहायता से बोले जाते हैं। इसको बोलने में हमारा कंठ का भी सहयोग होता है और ओष्ठ का भी सहयोग होता है। इसको भी याद रखने की एक टेक्निक है, आप इसे कभी भूलेंगे नहीं। अगर आप जानते हैं कि ओ वर्ण जो है वो किस किस से मिलके बना है, ठीक है, तो ओ वर्ण जो है ये संयुक्त स्वर है, ठीक है। तो ये संयुक्त स्वर है अर्थात ये अ और उ से मिलके बना है, ठीक है, अ और उ से मिलके बना है, ठीक है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और उ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, ठीक है। तो इस तरीके से ओ का उच्चारण स्थान हो गया कंठ और ओष्ठ। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये दोनों हो गए कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, ठीक है। इसके बाद नंबर 8 पे दंत ओष्ठ, ठीक है। तो दंत और ओष्ठ यानी दांत और होठ दोनों की सहायता से बोलने वाला केवल वर्ण एक ही है, व, ठीक है। व जो है वो दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से उच्चारित होता है। इसके बाद आते हैं नंबर 9। तो नंबर 9 पर है नासिका, नासिका अर्थात हमारी नाक। तो कुछ वर्ण जो हैं उनके उच्चारण में हमें नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण जो है ये, जैसे कि ङ, य, ण, न, म, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है ये नासिका से भी उच्चारित होता है, ठीक है। ये प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है कंठ से उच्चारित तो होता ही है, क्योंकि कवर्ग में आता है तो कंठ से उच्चारित होता है, चवर्ग में आता है य तो ये तालु से उच्चारित होता है। इनसे उच्चारित होने के अलावा ये नासिका से भी उच्चारित होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हाँ, तो ये वर्ण जो है ये नासिका से भी उच्चारित होते हैं। इनके अलावा अनुस्वार अर्थात अंग की बिंदी, ठीक है, ये जो ऊपर बिंदी लगी हुई है इसको हम अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार और प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है य, म, ङ, ण, न, ये पांचों वर्ण और अनुस्वार ये नासिका से उच्चारित होते हैं, यानी इनको बोलने में नासिका की सहायता लगती है, ठीक है। इसके बाद नंबर 10 पे जिह्वा मूल। तो जिह्वा मूल जो है वो हमारे मुख में अगर हम जाने तो जिह्वा मूल भी ये कंठ के पास ही होता है, ठीक है। जिह्वा मूल मतलब जो जिह्वा का मूल है यानी जीभ का जो मूल है, ठीक है। तो कंठ के पास ही होता है ये जिह्वा मूल जो स्थान है, ठीक है। तो जिह्वा मूल जो स्थान है वहाँ से जिह्वा मूल्य वर्ण उच्चारित होते हैं। जिह्वा मूल्य वर्ण के बारे में हम वर्णमाला वाले चैप्टर में जाने थे, ठीक है। तो जिह्वा मूल्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, अर्थात क और ख के आगे ये ऊपर आधा सर्कल और नीचे आधा सर्कल, इस तरीके के दो अगर आप इस तरीके का चिन्ह यदि आपको मिलता है तो वो जिह्वा मूल्य कहलाते हैं। अर्थात क और ख के आगे ऊपर अर्ध सर्किल और नीचे आधा सर्किल, इस तरीके का चिन्ह यदि आपको मिलता है तो वो जिह्वा मूल्य कहलाते हैं,
ठीक है। तो जिह्वा मूल्य जो है वो क ख से संबंधित है, तो क ख का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक है। और जिह्वा मूल्य भी यहीं पर है, तो जिह्वा मूल्य जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। तो इस तरीके से ये 10 जो हैं ये वर्णों के उच्चारण स्थान है, और कौन कौन सा वर्ण इनसे उच्चारित होता है ये वो वर्ण लिखे गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ के इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और समझने की है, यदि हम इसको समझ लें तो हम इसे भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये श जो है वो तीन श होते हैं, श श स, ठीक है। अब इसका उच्चारण जो है वो भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये जो श है, जिसको शलजम वाले श से आप जानते हैं, इसको हम तालव्य श कहते हैं, क्योंकि ये तालु से उच्चारित होता है, ठीक है। ये वाला जो श है षटकोण वाला, इसको मूर्धन्य श कहते हैं, क्योंकि ये मूर्धा से उच्चारित होता है। ये वाला स है जिसे आप जानते हैं सपेरे वाला स, ये दांत से उच्चारित होता है, इसलिए इसको दंतीय सा कहते हैं। ये बात भी जानने योग्य है, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सा श कहाँ से उच्चारित होता है, और इनके उच्चारण में भी फर्क होता है। जैसे ये वाला श है तो उसे तालु से बोलेंगे श, ये वाला श है तो मूर्धा से बोलेंगे, तो भाई जीवा मूर्धा को जो श, और ये वाला स जो है ये दंत से उच्चारित होता है, तो ये दांतों को स्पर्श करिए हमारी जीवा स, ठीक है। तो इसका इन तीनों का उच्चारण जो है वो अलग अलग होता है। तो ये तो हमने जान लिया वर्णों के उच्चारण स्थान, ठीक है। अब इसको जानने का एक और तरीका है। अब ये तो क्या है, ये जो अब मैंने आपको बताया इसको आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन संस्कृत में वर्णों के उच्चारण स्थान को जान रखने की एक और टेक्निक है, तो वो भी हम समझ लेते हैं। अगर वो आपने समझ ली तो आप कभी भी वर्णों के उच्चारण स्थान को भूलेंगे नहीं, और आपका पेपर में हमेशा जो टिक है वो एकदम सही पे लगेगा, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है या वो जो ट्रिक है वो क्या है कि हम इसको सूत्रों के द्वारा याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सूत्रों के द्वारा हम इन वर्णों के उच्चारण स्थान को याद कर सकते हैं, बस आपको इन्हें समझना है एक बार। जैसे पहले सूत्र को हम अच्छे से समझेंगे, फिर बाकी सारे आप अपने आप ही समझ जाएंगे। तो पहला सूत्र जो है वो सूत्र ये कहता है, ध्यान से सूत्र को देखना है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। तो ये सूत्र है, ठीक है। क्या सूत्र है? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अब हमें इस सूत्र के अर्थ को समझना है, ठीक है। तो इस सूत्र का अर्थ जो है वो ये कहता है कि आ यानी ह्रस्व दीर्घ कवर्ग ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है। तो अगर हम इस सूत्र में देखें तो इस सूत्र को यदि हम अलग अलग करेंगे, इसको समझेंगे, तो कैसे समझना है इसको देखेंगे। सबसे पहला वर्ण इसमें दिया है अ, ठीक है। तो अ से आपको दोनों प्रकार का अ ले लेना है, ह्रस्व अ भी, तो ह्रस्व अ भी और दीर्घ अ भी। इसके बाद आता है कु, ठीक है। तो कु से हमें लेना है कवर्ग। ये वर्णमाला वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में कु से पूरा कवर्ग ले लिया जाता है। तो ये देखिए सूत्र में देखो शॉर्टकट में बताया गया है, कु माने कवर्ग। तो कु से हमने कवर्ग ले लिया। कवर्ग में 5 अक्षर आते हैं, जानते ही हैं, क ख ग ng, ठीक। इसके बाद सूत्र में दिया गया है ह, तो ह से आपको ह ले लेना है। इसके बाद सूत्र में एक बड़ा सा लंबा सा शब्द दिया गया है विसर्जनीयानाम, ठीक है। तो विसर्जनीयानाम में जो शब्द दिया है विसर्जनीय, ठीक है। तो इस विसर्जनीय का मतलब है विसर्ग, मतलब संस्कृत में विसर्ग को विसर्जनीय कहते हैं। विसर्ग अर्थात आप जानते ही हैं अ के बाद जो 2 बिंदी होती हैं, ठीक है। तो विसर्जनीय से आपको विसर्ग ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे नाम, ये जो नाम दिया गया है इसका मतलब होता है का, ठीक है। नाम का मतलब क्या होता है? का। तो आपको न अक्षर नहीं लेना है, केवल नाम का मतलब होता है का। तो इस प्रकार से हमने कितने अक्षर लिए? अ से दोनों प्रकार का अ लेना है, कु से कवर्ग ले लिया, ह से हमने ह ले लिया, और विसर्जनीय से हमने विसर्ग ले लिया। नाम का मतलब है यहाँ पे का, अर्थात सूत्र का अर्थ हुआ अ, दोनों प्रकार का अ, कु से कवर्ग, ह से ह, विसर्जनीय से विसर्ग, और नाम का मतलब होता है का, उच्चारण स्थान कंठ है। इस तरीके से सूत्र का अर्थ निकलता है, ठीक है। तो अगर आप ये सूत्र याद कर लेते हैं अ कु ह विसर्जनीयानाम कंठः, तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ होता है, ठीक है। तो ये पहला सूत्र हो गया। अब दूसरा सूत्र देखते हैं। अगर आप इस सूत्र को याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा सूत्र जो है वो है ई चू यशानाम तालु। अब जैसे हमने सेम फर्स्ट सूत्र में समझा वैसे ही हमें सेकंड सूत्र में समझना है, ठीक है। तो ई सबसे पहला वर्ण क्या है इसमें? ई। तो ई से आपको दोनों ई लेना है, दोनों ही ई लेना है, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ठीक है। चू अर्थात चवर्ग, बता ही चुकी हूँ मैं, चू से चवर्ग लेना है पूरा, तो चू से हमने चवर्ग ले लिया। चवर्ग में कितने अक्षर आते हैं? च छ झ झ य, और इसके बाद आया य,
तो य से हमने य ले लिया और फिर आया श, श से हमने श ले लिया। नाम का मतलब होता है का, अर्थात ई से दोनों ई, चू से चवर्ग, य और श इनका उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है, तो ये भी हमें याद हो गया। इसके बाद आते हैं नंबर 3। नंबर 3 पे जो सूत्र है वो है ऋतु रसायन, ऋतु रसायनम मूर्धा। ठीक है, तो री से हमें दोनों प्रकार का री लेना है। संस्कृत में दोनों प्रकार का री होता है, ध्यान रखिए आप ये बात। ठीक है, दोनों प्रकार का री होता है, ह्रस्व री भी दीर्घ री भी। तो री से हमने दोनों प्रकार का री ले लिया, टू से टवर्ग ले लिया, र से र, श से षटकोण वाला श। ठीक है, राम, ठीक है, यहाँ पे नाम आया था, यहाँ पे नाम आ गया है, थोड़ा परिवर्तन हो गया है। ठीक है, ये परिवर्तन क्यों होता है मैं कभी आपको बता दूंगी। तो यहाँ नाम का मतलब है का। तो री, दोनों री, टू से टवर्ग, र और श, षटकोण वाला श, इन वर्णों का उच्चारण स्थान यानी राम का मतलब का, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ठीक है, मूर्धा आप जानते हैं मुख में कहाँ होती है, जो ऊपरी भाग होता है वो मूर्धा होती है। तो ये सारे वर्ण जो हैं वो मूर्धा से उच्चारित होते हैं। ठीक है, अब आते हैं नंबर 4 सूत्र पे। तो नंबर 4 पे जो सूत्र है वो है ऋतु लसानाम दंताहा। ठीक है, दंताहा में यहाँ दंता का मतलब दांत होता है, दांत बहुत सारे होते हैं हमारे मुख में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुवचन दिया गया है सूत्र में। तो अब हमें यहाँ देखना है, सूत्र को हमें समझना है। ठीक है, तो री से हमने री ले लिया। संस्कृत में ये अतिरिक्त वर्ण होता है री, ये हिंदी में प्राप्त नहीं होता है। तू से हमने ले लिया तवर्ग, तू से तवर्ग, ल। ठीक है, और स से हमने ले लिया स। नाम का मतलब का, अर्थात री, तू से तवर्ग, ल और स, का, इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। ठीक है, तो ये सूत्र अगर आपने याद करें कभी नहीं भूलेंगे कि री से री, तू से तवर्ग, ल से ल, स से स, नाम का मतलब का, इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 5 सूत्र पे। तो नंबर 5 सूत्र में बताया गया है उपूप धमानिया नाम ओष्ठौ। ठीक है, ये सूत्र जो है उपूप धमानिया नाम ओष्ठौ। तो इस सूत्र में क्या बताया गया है, ऊ से आपको दोनों प्रकार का ऊ लेना है, ह्रस्व ऊ भी, दीर्घ ऊ भी, फिर पू। ठीक है, ऊ से आपको लेना है पवर्ग, प फ ब म, 5 अक्षर आ जाएंगे। उसके बाद इस पू में एक और ऊ जो है, 2 ऊ जुड़ गए हैं, तो अगला ऊ को यदि हम अलग करें तो शब्द निकलेगा उपधमानीय। ठीक है, उपधमानी के बारे में बता चुकी हूँ। प और फ के आगे जो अर्ध विसर्ग वाला, जो आधा विसर्ग वाला जो चिन्ह होता है, ऊपर आधा सर्किल नीचे आधा सर्किल, इसको अर्ध विसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, ये वाला चिन्ह यदि हो प और फ के आगे, ठीक है, तो उसे कहेंगे उपधमानीय। तो उपधमानीय का, ठीक है, उपधमानीय नाम अर्थात का। नाम, हर जगह नाम आ रहा है ना, यहाँ भी नाम 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 नाम, तो नाम का मतलब होता है का। तो ऊ से दोनों ऊ, पू से पवर्ग, उपधमानीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ओष्ठ में यहाँ पे देखिए 2 मात्राएं लगी, द्विवचन का रूप है ये। ठीक है ना, ओष्ठ का मतलब दोनों होठ, एक होठ नहीं दोनों होठ, तो दोनों होठों की सहायता से ये वर्ण बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 5वां सूत्र अगर आपने याद कर लिया तो आपको आराम से उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे, आपको कभी आप इसे भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं नंबर 6। तो नंबर 6 पे जो हमारा सूत्र है वो है यम ङ णनानाम नासिका च। अर्थात इसमें 5 वर्ण दिए गए हैं। जो वर्ग होता है तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है वो 5 वर्ण दिए गए हैं इसमें। ठीक है, देखेंगे ये चवर्ग का 5वां हो गया, म पवर्ग का 5वां, ङ जो है वह कवर्ग का 5वां, ण टवर्ग का 5वां और न तवर्ग का 5वां। ठीक है, तो ये आपके 5 वर्ण हो गए। ठीक है, तो इस आप सूत्र का अर्थ समझ लेते हैं। तो य से आपको य लेना है, म से म, ङ से ङ, ण से ण और न से न। ठीक है, और फिर जो नाम आया इसका मतलब है का, अतः इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है। ठीक है, ये 5 वर्ण जो है वो किससे उच्चारित होते हैं, नासिका से। अब इस सूत्र में च दिया गया है, तो च का मतलब ये है कि ये मुख से भी उच्चारित होते हैं। ठीक है, मुख से उच्चारित होने का मतलब देखिए यहाँ जो है वो चवर्ग में आता है, तो यहाँ जो है ये मुख में जो उच्चारण स्थान तालु है वहाँ से भी उच्चारित होता है और नासिका से भी उच्चारित होता है, तो दोनों जगह से उच्चारित होता है। अगर यहाँ को हम लें तो यहाँ चवर्ग में आता है, तो चवर्ग जो है वो तालु से उच्चारित होता है और यहाँ जो है वो नासिका से उच्चारित होता है। ठीक है, तो यहाँ चवर्ग में आता है तो तालु और नासिका दोनों ही उच्चारण स्थान इसके हो गए। ऐसे ही आप और वर्ण में समझ लीजिए, जैसे म है। ठीक है, तो म जो है वो पवर्ग में आता है। ठीक है, तो पवर्ग में आने के कारण ये होठ से भी उच्चारित होता है और नासिका से भी उच्चारित होता है, मतलब दोनों से उच्चारित होता है। च का मतलब है और।
ठीक है। और का मतलब और से हमें लेना है मुख, अर्थात ये जो पांचों वर्ण, ये जो पांचों वर्ण हैं, ठीक है, ये नासिका से भी उच्चारित होते हैं और मुख से भी उच्चारित होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको अनुनासिक भी कहते हैं। अनुनासिक का मतलब जो शब्द मुख और नासिका से उच्चारित होते हैं, इसलिए इनका एक अलग नाम पड़ गया अनुनासिक, ठीक है। आपको याद रखना है, यदि ये वर्ण आए और ऑप्शन में आए कि म का उच्चारण स्थान अगर वहाँ पे नासिका लिखा हुआ है, ठीक है, और कोई वर्ण नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो नासिका पे ही आपको टिक करना है, ठीक है। अब आते हैं नंबर 7। तो नंबर 7 जो सूत्र है वो है ए दयितो कंठ तालु, ठीक है। ये सूत्र जो है ये ए दिया हुआ है आगे, ठीक है, ए दयितो कंठ तालु, अर्थात ए और आई ये दो वर्ण जो है इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, ठीक है। तो सूत्र में ए दयितो, तो ए और आई दोनों ही है यहाँ पे सूत्र में, ए दयितो शब्द में दोनों है, ठीक है। तो ए और आई दोनों का उच्चारण स्थान है कंठ और तालु। इसकी मैंने ट्रिक आपको बताई दी है। जो ए वर्ण है वो अ और ई से मिलके बना है, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, ठीक है। अ और ई से मिलके ए बना है, तो ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों हो गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ए और आई दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, ठीक है। आगे देखते हैं, नंबर 8 सूत्र दिया है ओ दौतो कंठोष्टम, ठीक है। तो अब ओ और औ जो है इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो गया, ठीक है। तो इसको याद रखने में कोई कठिनाई नहीं है। आप जानते हैं कि ओ जो है वो भी दो वर्णों से मिलके बना है, अ से और ऊ से। ध्यान दीजिएगा, ओ किसके से मिलके बना है, अ से और ऊ से। तो अ का उच्चारण स्थान, अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ये हम जान चुके हैं अभी, ठीक है। अ का उच्चारण स्थान कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। तो ओ जो है वो इन दोनों से मिलके बना है, तो उच्चारण स्थान भी ओ का कंठ और ओष्ठ दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ऐसे ऐसे याद रखना है, सूत्र नहीं, ये तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा कि ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है और ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, ठीक है। अगर आप ये याद रखेंगे कि ए जो है वो अ और ई से मिलके बना है, ओ जो है वो अ और ऊ से मिलके बना है, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। अगर आप भूल भी जाएं कि ए का उच्चारण स्थान कंठ और दूसरा क्या था, तो कंठ और दूसरा तालु ही होगा, क्योंकि ये ए जो है वो ई, अ और ई का संयोग है, ठीक है, अ और ई से मिलके बना है, तो ई जो है वो तालु से उच्चारित होता है। ऐसे ओ है वो अ और ऊ से मिलके बना है, तो ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, तो औ का ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ हो जाएगा और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु हो जाएगा। अगर आप इस ट्रिक को याद रखेंगे तो कभी भी आप इसे भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब आगे आते हैं नंबर 9। नंबर 9 में दिया है वकारस्य दंतोष्ठम, ठीक है, यानी केवल ये जो व है, ये व वन वाला जो व है जिसका पेट चिरा हुआ नहीं होता, इस व का, केवल इस व का उच्चारण स्थान जो है वो दंत और ओष्ठ दोनों होता है, मतलब दांत और ओष्ठ दोनों। तो ये आपको याद रखना, इसे आप अलग से याद रखें कि व का जो उच्चारण स्थान है वो दंत और ओष्ठ दोनों होता है, ठीक है। अब आते हैं नंबर 10 सूत्र पे, ठीक है। और 10वां सूत्र जो है वो ये बताता है कि जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, ठीक है, अर्थात जिह्वा मूल्य जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है, ठीक है। जिह्वा मूल्य वर्ण आप जानते ही हैं, क और ख के आगे जो आधा सर्किल ऊपर और आधा सर्किल नीचे ये जो चिन्ह होता है ये जिह्वा मूल्य होता है, तो जिह्वा मूल्य का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नंबर 11 सूत्र पे। तो 11 सूत्र बताया जा रहा है नासिका अनुस्वारस्य, ठीक है, अर्थात जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार मतलब ये जो बिंदी होती है, अंक की बिंदी, ठीक है, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, उसका उच्चारण स्थान होता है नासिका, ठीक है। ये जो ऊपर जो बिंदी होती है अनुस्वार, इसको जो हम है केवल नासिका से उच्चारित करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपका प्रश्न आ जाए कि भाई ये ऊपर जो बिंदी होती है अनुस्वार, या केवल ये लिख कर आ जाए कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान बताइए तो नासिका, विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए तो कंठ, ठीक है। री वर्ण है, ये कुछ मेन है, री वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत। बाकी आप बोल के भी देख सकते हो, त थ द न ला और सा बोलेंगे तो जिह्वा जो दंत को स्पर्श कर रही है, एक ये भी टेक्निक है जानने की, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप सूत्रों को अच्छे से याद कर लें, ठीक है ना, तो आपका ये जो प्रश्न है इससे एक प्रश्न जरूर आ सकता है। और अगर आप इन 11 सूत्रों को याद कर लें, 11 भी नहीं, ये नीचे के तो समझने के हैं, ऊपर केवल हम 5 सूत्रों को भी अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका कभी भी कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो अभी हमने समझा वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में, ठीक है। तो अगर आप ऊपर वाले 5 सूत्र याद कर लें, नीचे वाला तो समझने का है, ठीक है। तो नीचे वाला तो समझ के भी याद कर सकते हैं, ये 6 से लेके नंबर 11 तक, ठीक है। तो 5 सूत्रों को भी अगर आप याद कर लें तो आपका एक भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हमने वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जाना। अब इसमें एक और टॉपिक आता है, वो टॉपिक है प्रयत्न,
ठीक है ना। यानी वर्णों का जैसे उच्चारण स्थान होता है वैसे ही वर्णों के प्रयत्न भी होते हैं, ठीक है। इससे भी आपका प्रश्न आ सकता है प्रयत्न से, ठीक है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है अब इसको भी हम जान लेते हैं। तो ये है प्रयत्न विचार, ठीक है। तो अब प्रयत्न विचार तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये प्रयत्न का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो प्रयत्न जो होता है उसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि स्वर एवं व्यंजन, अर्थात स्वर वर्ण होते हैं जो व्यंजन वर्ण होते हैं, मतलब आपका वर्ण, ठीक है। चाहे वो स्वर्ण वर्ण हो चाहे वो व्यंजन वर्ण हो, ठीक है। तो दोनों के उच्चारण में जो चेष्टा की जाती है, चेष्टा का मतलब क्रिया। अब हमने देखा हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ से अगर आप कोचिंग पढ़ने जाते हैं तो आपको अपने घर से कोचिंग पढ़ने जाना है, तो कोचिंग पढ़ने जाने में भी आपको चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोचिंग जाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ रहा है, क्रिया करनी पड़ रही है, अर्थात आपको पैरों से चल के जाना पड़ रहा है, तो क्रिया करनी पड़ रही है। तो इसी प्रकार जब हम वर्णों को बोलते हैं तो वर्णों को बोलने में भी जो हमारी प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, जो चेष्टा होती है, जो चेष्टा हम करते हैं, ठीक है, तो उसी का नाम है प्रयत्न। प्रयत्न अर्थात प्रयत्न। तो वर्णों को बोलने में जो हम प्रयत्न करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम उसको प्रयत्न से जानेंगे, ठीक है। अब ये जो प्रयत्न होता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो प्रयत्न जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न, ठीक है। अब जैसे कि नाम से ही पता चला है, आभ्यंतर मतलब आंतरिक, आंतरिक माने भीतरी, ठीक है। और बाह्य का मतलब बाह्य, ठीक है। बाह्य का मतलब बाहरी, ठीक है। तो जो प्रयत्न आंतरिक है, मतलब जिन वर्णों को बोलने में हम अंदर से अभ्यास करते हैं, जो आंतरिक शब्द जो वर्ण को बोलने में हम भीतरी प्रयास करते हैं, अंदर से प्रयास करते हैं, उन्हें आभ्यंतर प्रयत्न बोलते हैं, ठीक है। और जिन वर्णों को बोलने में हम बाह्य प्रयास करते हैं, मतलब जो एकदम मुख से जब निकलने वाला होता है तब जो प्रयत्न करते हैं तो उसे हम बाह्य प्रयत्न बोलते हैं, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है, सिंपल प्रश्न है कि प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वहाँ को तुरंत बताना दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य, ठीक है। अब देखते हैं नंबर आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, ठीक है। तो आभ्यंतर प्रयत्न जैसे मैंने बताया आपको कि वर्णों के उच्चारण हेतु मुख के भीतरी अवयवों से जो प्रयत्न किया जाता है, ठीक है। यानी हमारे मुख में जितने भी प्रयत्न हैं, मुख में हमारे जितने भी मुख के भीतर जितने भी अवयव हैं, अभी मैंने देखा तालु, जिह्वा, ठीक है, दंत, मूर्धा, तो ये सारे जो भीतरी अवयव हैं हमारे, ठीक है, इनके द्वारा जो हम प्रयत्न करते हैं उनको हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आभ्यंतर प्रयत्न हो गया। अब हम आते हैं कि ये आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले हमने जाना प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, आभ्यंतर और बाह्य, ठीक है। अब हम आभ्यंतर प्रयत्न को समझ रहे हैं, तो आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट स्पृष्ट, नंबर सेकंड ईषद स्पृष्ट, नंबर थर्ड ईषद विवृत, नंबर फोर्थ विवृत और नंबर 5 समृत, ठीक है। अब हम इसको एक एक करके समझ लेते हैं। तो जो पहला है वो है स्पृष्ट प्रयत्न, ठीक है। इसको भी याद करने की एक टेक्निक है, इसको आप आराम से समझ के याद कर सकते हैं। तो पहला जो है वो है स्पृष्ट प्रयत्न, ठीक है। अब सब अगर यदि आप स्पृष्ट का मतलब जानते हैं, ठीक है, स्पृष्ट शब्द का अगर आप अर्थ जानते हैं तो इसको याद रखने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्पृष्ट का मतलब, स्पृष्ट का मतलब होता है स्पर्श, ठीक है ना। स्पृष्ट का मतलब क्या होता है? स्पर्श। तो जो वर्ण हमारे मुख के किसी भी स्थान को स्पर्श करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्पर्श वर्ण, ठीक है। ये हम जान चुके हैं, ठीक है। तो जो भी वर्ण हमारे मुख के जिन वर्णों को बोलने में हमारी जिह्वा जो है वो मुख के स्थानों को स्पर्श करती है वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। स्पृष्ट का मतलब क्या होता है? स्पर्श। स्पृष्ट का मतलब क्या होता है? स्पर्श। तो जितने भी स्पर्श वर्ण हैं, ठीक है, स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? क से लेके म तक। तो क से लेके म तक जितने भी स्पर्श वर्ण हैं, यानी कवर्ग के क से लेके पवर्ग के म तक जितने भी स्पर्श वर्ण हैं, उन सभी का जो प्रयत्न है, उन सभी का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो होता है स्पृष्ट, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा? स्पृष्ट प्रयत्न। स्पृष्ट का मतलब होता है स्पर्श, और जितने भी स्पर्श वर्ण हैं उन सबका आभ्यंतर प्रयत्न होता है स्पृष्ट,
तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अर्थात सभी स्पर्श वर्ण जो है वो स्पृष्ट प्रयत्न वाले होते हैं, ठीक है। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं, तो क से लेकर म तक ये हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं नंबर सेकंड। नंबर सेकंड पे आता है ईषद स्पृष्ट। तो सबसे पहले ईषद स्पृष्ट का मतलब जान लेते हैं, ठीक है। तो ईषद स्पृष्ट का मतलब होता है, ईषद का मतलब होता है कम, ठीक है। ईषद का मतलब होता है कम, स्पृष्ट का मतलब स्पर्श, हम जान चुके हैं। तो वे वर्ण जो कम स्पर्श होते हैं, मतलब जिनको हम बोलने में हमारी जिह्वा जो है वो कम स्पर्श करती है, वो वर्ण कहलाते हैं ईषद स्पृष्ट, ठीक है। तो वो वर्ण कौन से हैं, तो वो वर्ण है अंतस्थ वर्ण, ठीक है। तो अंतस्थ वर्ण जो है उनका जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो ईषद स्पृष्ट होता है, ठीक है। अर्थात ये अंतस्थ वर्ण जो है, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, य व र ल, य व र ल, ये चार जो है ये अंतस्थ वर्ण होते हैं, आप जानते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो अंतस्थ वर्ण होते हैं य व र ल, इनको जब हम बोलते हैं तो इनको बोलने में हमारी जिह्वा जो है वो कम स्पर्श करती है, अर्थात बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करती है। अगर आप इनको बोल के देखें य व र ल, तो हमारी जिह्वा जो वो कहीं स्पर्श ही नहीं कर रही है, बहुत हल्का सा स्पर्श कर रही है। तो इसलिए ईषद स्पृष्ट का मतलब होता है कम स्पर्श, वो वर्ण जो कम स्पर्श करके बोले जाएं, तो वो वर्ण कौन से हो गए, अंतस्थ वर्ण हो गए। तो इस तरीके से आपको याद रखने में आसानी होगी, प्रैक्टिकली अगर आप इसको समझेंगे तो आपको याद रखने में मतलब आसानी होगी। अंतस्थ वर्ण जो है वो य व र ल होते हैं, तो इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न वो हो गया ईषद स्पृष्ट, ठीक है, ये समझ लिया। अब आते हैं नंबर 3। नंबर 3 पे आता है आपका ईषद विवृत, ठीक है। तो ईषद का मतलब होता है, अभी हमने ऊपर समझा, ईषद का मतलब होता है कम। अच्छा, विवृत का मतलब क्या होता है, विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, ठीक है। वृत्त, वृत्त माने आप जानते हैं ना, वृत्त माने होता है गोला, ठीक है। तो खुला हुआ अर्थात खुला हुआ मतलब बड़ा, ठीक है। तो यानी जिन वर्णों को बोलने में हमारा मुख जो है वो खुले तो लेकिन कम खुले, ठीक है। विवृत का मतलब खुला अर्थात बड़ा, ठीक है, खुले तो लेकिन ईषद का मतलब कम खुले, ठीक है। तो ऐसे वर्ण कौन से हैं जिनको बोलने में हमारा मुख जो है वो कम खुलता है, तो वो वर्ण है ऊष्म वर्ण, ठीक है। ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं, श श स ह, ठीक है। तो श श स ह जो वर्ण है, ठीक है, इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो है ईषद विवृत, ठीक है। इनको बोलने में हमारा मुख जो है वो कम खुलता है, इसको बोल के भी देख सकते हैं आप, श श स ह, ठीक है। मुख खुल तो रहा है लेकिन कम खुल रहा है, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या, जो ये ऊष्म वर्ण हो गए और इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो हो गया ईषद विवृत, ठीक है। अब आ जाए हैं नंबर 4 पे। तो 4 पे दिया है विवृत, ठीक है। तो विवृत का मतलब होता है अर्थात विवृत, वी माने विशेष प्रकार से, वृत्त माने गोला, वृत्त माने क्या होता है, सर्कल। तो विशेष प्रकार से जिन वर्णों को बोलने में सर्कल बन जाए, बड़ा सर्कल, ठीक है, जिनको बोलने में हमारा मुख जो है वो ज़्यादा खुलता है, ठीक है। तो वे वर्ण जो हैं उनका जो प्रयत्न है, उनका प्रयत्न विवृत कहलाएगा। तो वे कौन से वर्ण हैं जिनको बोलने में हमारे मुख का पूरा प्रयोग होता है, तो वे हैं स्वर वर्ण, ठीक है। तो स्वर वर्ण जो है, जितने भी हमारे स्वर वर्ण हैं उनका जो प्रयत्न होता है वो कहलाता है विवृत, ठीक है। तो स्वर्ण वर्ण कौन कौन से, आ से लेके औ तक, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कोष्ठक में, ब्रैकेट में सारे वर्ण लिख दिए कि कौन कौन से वर्ण हैं। तो स्वर वर्ण जो है जिनका प्रयत्न विवृत होता है वो है आ से लेके औ तक, यानी आ, ई, ऊ, री, ठीक है। दोनों प्रकार का री, री, ए, आई, ओ, औ, इनको बोलेंगे तो हमारा मुख जो है वो अच्छे प्रकार से खुलता है, ठीक है। तो ये सारे स्वर वर्ण हो गए, इनका उच्चारण हो गया विवृत। इसमें देखिए मैंने ह्रस्व आ को छोड़ दिया है, ह्रस्व आ को मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ह्रस्व आ का जो प्रयत्न है वो नंबर 5 है। नंबर 5 पे प्रयत्न आता है संवृत, ठीक है। संवृत का मतलब होता है सम माने संकुचित अर्थात छोटा, मतलब जिस वर्ण को बोलने में हमारे मुख में छोटा वृत्त बने, यानी हमारा मुख जो है वो कम खुले, ठीक है। तो ह्रस्व अ को बोलने में हमारा मुख कम खुलता है, आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं। जब हम ह्रस्व अ बोलते हैं तो कम मुख खुलता है अ, और जब हम बड़ा आ बोलेंगे यानी दीर्घ आ बोलेंगे तो मुख ज़्यादा खुलेगा आ, ठीक है। तो ह्रस्व आ को बोलने में हमारा मुख जो वो कम खुलता है, तो वृत्त जो है वो छोटा वृत्त बनता है, ठीक है। तो इसलिए केवल ह्रस्व आकार का मतलब होता है अ, ठीक है। तो केवल ह्रस्व आकार का अर्थात ह्रस्व आ का जो उच्चारण स्थान है वो है संवृत, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, इसे केवल समझने की जरूरत है। अगर आप इसे समझ लेंगे तो आप इसको भूलेंगे नहीं और कभी भी आपका प्रश्न जो है वो गलत नहीं जाएगा, ठीक है। एक बार और समझ लें। देखिए स्पृष्ट का मतलब स्पर्श होता है, सभी स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न है,
ठीक है, पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा ईषद स्पृष्ट मतलब कम स्पर्श हुआ, तो अंतस्थ वर्ण जो कम स्पर्श होते हैं ईषद स्पृष्ट हो गया। ईषद विपरीत ऊष्म वर्ण हो गए, ठीक है। विवृत मतलब खुला हुआ, तो विवृत वर्ण जो है वो स्वर वर्ण हो गए, ये खोल के मतलब इनको बोलने में मुख खुला रहता है। और संवृत अर्थात मुख कम खुलता है, तो वो केवल ह्रस्व अ है। तो इस तरीके से ये पांचों जो प्रयत्न हैं, स्पृष्ट, ईषद, विवृत, विवृत, संवृत, ये पांचों प्रयत्न जो है आभ्यंतर प्रयत्न है। और आप इन आभ्यंतर प्रयत्न किन किन वर्णों का कौन कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होता है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी तक हमने आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में, भी प्रयत्न तो दो होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ठीक है। तो अब हम जानते हैं बाह्य प्रयत्न को, ठीक है। तो सबसे पहला तो बाह्य प्रयत्न जो होता है, वो बाह्य प्रयत्न का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं हम, कि जिन वर्णों को बोलने में हमारे मुख के जब वर्ण को हम बोलते हैं तो सबसे अंत में जो हम प्रयत्न करते हैं, मतलब जब वर्ण एकदम निकलने वाला होता है तो जो अंत में हम प्रयत्न करते हैं, अंत मतलब लास्ट में, तो उसी को हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। ये बाह्य प्रयत्न जो होता है 11 प्रकार का होता है, ठीक है। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का, ठीक है। अब 11 तो भाई बहुत प्रकार हो गए, ठीक है। 11 प्रकार का बाह्य प्रयत्न होता है, तो इसमें ये आप अगर समझ के पढ़ेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि बाह्य प्रयत्न जो है वो 11 प्रकार का कौन कौन सा होता है और किस किस वर्ण का कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है, ठीक है। तो 11 प्रकार का ये जो बाह्य प्रयत्न होता है ये कौन कौन से हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट है विवार, सेकेंड हाँ इसका मतलब भी समझ से जाइए। नंबर फर्स्ट है विवार। विवार का मतलब जिसमें मुख ज्यादा खुलता है, विवार का मतलब अत्यधिक, जो जिसमें बोलने में मुख ज्यादा खुलता है। संवार का मतलब जिसमें मुख संकुचित रहता है, कम खुलता है। श्वास है ना, नंबर थर्ड पे आया श्वास। श्वास का मतलब जिसको बोलने में श्वास की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। नंबर फोर नाद। नाद का मतलब एक ध्वनि, एक विशेष प्रकार की ध्वनि है, उसको हम नाद कहते हैं। वो नाद जिन वर्णों को बोलने में होता है। घोष का मतलब होता है, घोष भी एक प्रकार का कंपन होता है, ठीक है। तो जिन वर्णों को बोलने में वो कंपन हो, ठीक है, तो वो कहलाता है घोष, ठीक है। और जिन वर्णों को बोलने में वो कंपन ना हो, वो एक प्रकार की ध्वनि होती है, वो ना हो, तो उनको कहते हैं हम अघोष, ठीक है। अब आता है नंबर 7 अल्प प्राण। जिन वर्णों को बोलने में, जैसे नाम से ही पता चल रहा है अल्प प्राण, ठीक है। तो जिन वर्णों को बोलने में प्राण का मतलब देखिए, प्राण का मतलब होता है वायु, ठीक है। प्राण का मतलब क्या होता है वायु। देखिए हम सब लोग मतलब श्वास लेते हैं, तो हम श्वास को हम क्या कहते हैं, हम सांस ले रहे हैं तो सांस क्या होती है, वो हम प्राण लेते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। तो हम ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, प्राण वायु भी कहते हैं, ठीक है। तो प्राण का मतलब वायु, ठीक है। तो जिन वर्णों को बोलने में कम वायु की आवश्यकता पड़े, अल्प कम वायु की आवश्यकता पड़े, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं हम अल्प प्राण। और जिन वर्णों को बोलने में ज़्यादा वायु की आवश्यकता पड़े तो उसे हम कहते हैं महाप्राण, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 9 पे उदात्त। उदात्त का मतलब होता है ऊंचा। 10 पे आता है अनुदात्त। अनुदात्त का मतलब होता है नीचा। और 11 पे आता है स्वरित। स्वरित का मतलब होता है उदात्त मतलब उदात्त मतलब ऊंचा, अनुदात्त मतलब नीचा। तो उदात्त और अनुदात्त दोनों का मिक्सचर, ठीक है ना, दोनों जहाँ मिले हुए हों, मतलब ना ऊंचा ना नीचा, मध्यम, मध्यम मान लीजिए, ठीक है। तो मध्यम उसको कहते हैं स्वरित। तो इस प्रकार के ये 11 जो है ये आपके बाह्य प्रयत्न हो गए, ठीक है। तो 11 बाह्य प्रयत्न हो गए। जैसे प्रश्न आ जाए आपका कि भाई संस्कृत में वर्णों के बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए, बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, 11 होते हैं, मेन पॉइंट है, ठीक है। बाह्य प्रयत्न जो है वो 11 होते हैं, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि किस वर्ण का कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है, ठीक है। तो इसको याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका है, ये देखिए नीचे ये जो है ये तालिका बनी हुई है, ठीक है। ये तालिका के अनुसार अगर आप याद करेंगे तो आपको आसानी से सारे बाह्य प्रयत्न याद हो जाएंगे। अब हमें इसे करना क्या है, हमें इनको 3-3 के जोड़े बना लेने हैं, ठीक है। तो पहला हमने जोड़ा बनाया विवार, श्वास और अघोष का, ठीक है। पहला विवार ले लिया, दूसरा श्वास ले लिया और यहाँ नंबर 6 से हमने अघोष ले लिया, ठीक है। तो विवार, श्वास और अघोष ये 3 ले लिया, ठीक है। फिर हमने जो 3 बचे ऊपर, जो 6 में से जो 3 बचे वो ले लो आप, संवार, चौथे का नाद और 5वां घोष, ठीक है, ये ले लिया।
अब आपको इसे करना क्या है? सबसे पहली बात तो ये ऊपर वाला जो है ना, ये आपको याद नहीं करना है। मतलब आप सोचें कि आप इसे हमें क्या क्रमशः इसे याद करना है, तो क्रमशः याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। केवल आप इसको 3 को याद कर लो, ऐसे याद कर लो आप, विवार श्वास अघोष, विवार श्वास अघोष, एक इसको ऐसे याद कर लो, और संवार नाद घोष इसको ऐसे याद कर लो, ठीक है। अब हमें इन 2 को समझना है पहले, ठीक है। तो विवार श्वास और अघोष, ये जो बाह्य प्रयत्न है ये किन वर्णों का होता है, अब हमें ये समझना है, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, ये जितने भी हमारे वर्ग होते हैं ना, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, अर्थात कवर्ग है तो क ख, ठीक है, चवर्ग है तो च छ, टवर्ग है तो ट ठ, इस तरीके से प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, और श श स, तीनों प्रकार के स, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों प्रकार के श, ठीक है, श श स, इतने वर्णों का जो प्रयत्न है वो विवार श्वास और अघोष होता है, ठीक है। तो पहले आपने इतना याद कर लिया, विवार श्वास अघोष, तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और श श स, तीनों प्रकार के स, इतने वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न होता है वो विवार श्वास और अघोष होता है, ठीक है। अब तक पेपर में जैसे अगर आपका प्रश्न आया है तो जैसे उन्होंने पूछ लिया कि जैसे आपका प्रश्न है, मैं प्रश्न का तरीका बता देती हूँ, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है, केवल अघोष पूछ लिया उन्होंने, अघोष और घोष वर्ण ही पूछे गए हैं पेपर में, अभी तक विवार और श्वास जो है वो नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो अघोष वर्ण कौन कौन से हैं, तो यदि आपको याद होगा कि वर्ग का पहला दूसरा और श श स अघोष होता है, तो वहाँ पे आप तुरंत आप हाथ देखेंगे कि वर्ण का पहला दूसरा या श श स जो हो वही अघोष होता है, आप उसे टिक कर देंगे, तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे याद कर लीजिए आप, विवार श्वास अघोष यानी वर्ग का पहला दूसरा और तीनों प्रकार का स, ठीक है, ये वर्ण जो है ये विवार श्वास अघोष कहलाते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट को कैसे याद करना है, आप इसको याद कर लीजिए, संवार नाद घोष, संवार नाद घोष, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो अब जो ऊपर वाले से जो बचा वो सारे संवार नाद घोष में आ जाएंगे, ठीक है। अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, पहले में हमने पहला दूसरा ले लिया, अब इसमें अब तीसरा चौथा पांचवा ले लीजिए, ठीक है, 3 4 5। उसके बाद श श स ह के साथ ह आता है तो ह ऊपर नहीं आएगा, ह नीचे आ गया, ठीक है, ह य व र ल और अंतस्थ वर्ण, ठीक है, ह और य व र ल, ठीक। तो इतने वर्ण जो हैं इनका जो बाह्य प्रयत्न होता है वो संवार नाद घोष होता है, ठीक है, इनका जो बाह्य प्रयत्न होता है वो संवार नाद घोष होता है, ठीक है। इसको अब ऐसे, अब आपका प्रश्न आ जाए घोष वर्ण कौन कौन से हैं, ठीक है, घोष वर्ण कौन कौन से हैं, तो दे दिया क ख और ग और च, ठीक है। तो क पहला है और ख दूसरा है और च जो है वो भी पहला है, और लेकिन ग जो है वो तीसरा है, तो ग वर्ग का तीसरा है तो ग जो है वो घोष हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से समझ सकते हैं। यानी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, और ह भी घोष नाद संवार है, और यवर अला अंतस्थ जो है ये भी संवार नाद घोष है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो वर्ग का पहला दूसरा श श स विवार श्वास अघोष हो जाएगा, और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और ह यवर अला जो है वो संवार नाद घोष हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। अभी तक पेपर में घोष और अघोष ही पूछे गए हैं, श्वास और नाद, विवार और संवार, ये विवार श्वास अघोष ये वर्ण है और संवार नाद घोष ये वर्ण है, ठीक है। अब आते हैं अल्प प्राण और महाप्राण पे, ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। तो अल्प प्राण को समझेंगे हम, वर्ग का तीसरा, पहला तीसरा पांचवा, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए 1 3 5, ऐसे याद 1 3 5 या 135, 135 याद कर लीजिए, अल्प प्राण 135, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, अल्प प्राण 135 ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्ग का अर्थात पहला तीसरा और पांचवा वर्ण जो है ये अल्प प्राण कहलाते हैं, ठीक है। और अंतस्थ वर्ण, साथ में अंतस्थ वर्ण भी, ठीक है, 135 और अंतस्थ, ठीक है, ये क्या होता है, ये अल्प प्राण होते हैं, 135 अंतस्थ, यानी वर्ण का पहला तीसरा पांचवा और अंतस्थ वर्ण, ठीक है। अब आते हैं महाप्राण। तो महाप्राण वर्ग का दूसरा चौथा यानी 24 और ऊष्म, ऐसे भी याद कर सकते हैं, यानी 2 4 और ऊष्म, यानी वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण जो होते हैं वो आपके महाप्राण कहलाते हैं, ठीक है। ये महाप्राण हो गया, इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये तो काफ़ी पूछा भी गया है पेपर में। अब आ जाते हैं, तो हमारे कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को हमने समझ लिया, 3 बाकी हैं, ठीक है। तो 3 जो है वो 9 10 11, ठीक है। तो 3 में है उदात्त, उदात्त का मतलब मैंने बताया था ऊंचा, अनुदात्त, अनुदात्त का मतलब बताया था मैंने नीचा, और स्वरित, स्वरित का मतलब पता है दोनों का मिक्सचर, यानी ना ऊंचा ना नीचा अर्थात मध्यम, ठीक है। तो ये जो 3 आपके
बाह्य प्रयत्न है, ध्यान दीजिएगा। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 प्रकार के जो बाह्य प्रयत्न हैं, ठीक है, ये जो बाह्य प्रयत्न ये केवल स्वर वर्णों के होते हैं। यानी अभी तक हमने ये जो विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये जो हमने समझे, ये सारे जो बाह्य प्रयत्न केवल व्यंजनों के थे, केवल व्यंजन की चर्चा आ रही थी इनमें, ठीक है। तो अब जो बचे आपके स्वर वर्ण बचे, भाई उनका भी तो कोई ना कोई बाह्य प्रयत्न होगा, ठीक है ना। तो जितने भी स्वर वर्ण हैं, यानी अ से लेके औ तक जितने भी स्वर वर्ण हैं, उनका जो बाह्य प्रयत्न वो होता है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ठीक है। देखिए जैसे अवर्ण है तो उसका आभ्यंतर प्रयत्न तो संवृत हो गया, यानी संकुचित करके बोलते हैं। लेकिन बाह्य प्रयत्न जब आप उसको बोलेंगे तो आप उसको ऊंचा बोलेंगे, अ को आ, नीचा बोलेंगे अ, या स्वरित करके बोलेंगे अ, ठीक है ना। तो ये तीनों जो हैं, ये ऊंचा, नीचा और मध्यम, ये स्वरों को ही बोला जाता है। आपने अगर संगीत सीखा हो तो संगीत में क्या होता है कि स्वर को ऊंचा करो, नीचा करो। स्वर क्या होते हैं? स्वर यही होते हैं, अ आ इ उ ए ओ अंग आ। खैर वहाँ के स्वर तो 7 स्वर अलग होते हैं, लेकिन ये जो आपकी भाषा के स्वर हैं वो तो 7 स्वर अलग होता है, सारे गा मा वो तो अलग होता है, लेकिन फिर भी आप स्वर को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्वर जो है जब हम इसको बोलते हैं तो हम इसे ऊंचा, नीचा और मध्यम बोलते हैं, ठीक है। तो सभी स्वर वर्णों का ध्यान रखिए, जो बाह्य प्रयत्न होते हैं वो उदात्त होता है, अनुदात्त होता है और स्वरित होता है, ठीक है। तो ये हमने बाह्य प्रयत्न के बारे में सीख लिया। तो बाह्य प्रयत्न जो भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न आ सकते हैं। इसको आप समझ के और ट्रिक के अनुसार अगर याद करेंगे तो कभी भी आपका ये गलत जो है नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो मैंने नोट दे रखा है, ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है याद करने की, इन्हीं को, ठीक है। ये ऊपर वाले जो 2 पॉइंट है ना, इनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। आपने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, माहेश्वर सूत्र में प्रत्याहार पढ़े थे, तो ये भी मैं एक मतलब एक्स्ट्रा तरीका है, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे याद करिए। जितने भी तरीके हैं मैं सारे तरीके यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। तो ये जो नोट है इसमें पहला जो एक हल्का सा मतलब अभी मान लीजिए एक नियम टाइप का है, ठीक है। नियम क्या है? खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च, ठीक है। यानी खर प्रत्याहार, हमने प्रत्याहार पढ़े थे ना, तो उसमें प्रत्याहार में एक खर प्रत्याहार भी बनता है, ठीक है। तो खर प्रत्याहार के जितने भी वर्ण हैं वो विवार, श्वास और अघोष होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट था ना हमारा विवार, श्वास, अघोष। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि खर प्रत्याहार जो है वो विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न वाला होता है। खर प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं वो विवार, श्वास और अघोष कहलाते हैं, ठीक है। तो खर प्रत्याहार में इतने वर्ण आते हैं आपके, ख, फ, छ, ठ, थ, चढ़, तप, क, प, श, श, सर, ठीक है, क, प, श, श, स, ठीक है। ये आते हैं खर प्रत्याहार में, ठीक है। तो खर प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं वो विवार, श्वास और अघोष होते हैं। तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वर्ग का पहला, दूसरा और श, श, स। बात वही है, देखिए श, श, स आ गया, और हर वर्ग का पहला, दूसरा, क और ख, फ और च, हर वर्ग का पहला, दूसरा, ठीक है, वही चीज़ है। अब ऐसे ही दूसरे ट्रिक है, चाहे आप इसे ऐसे याद करिए कि संवार, नाद, घोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ह या वरला, चाहे आप ऐसे याद कर लो, हशः संवार, नाद, घोषाश्च, ठीक है। यानी हश प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं तो हश प्रत्याहार में आपके इतने वर्ण आते हैं, ठीक है। ह आता है, फिर यवरला आता है, फिर यमगणनम, फिर झभ और घड़ ध और जब गढ़ ध, ठीक है। ये प्रत्याहार में इतने वर्ण आते हैं। तो हश प्रत्याहार में जितने आते हैं वो संवार, नाद और घोष होता है। तो सूत्र के अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं, ठीक है। सूत्र के अकॉर्डिंग क्या है, आपको प्रत्याहार के द्वारा पता लगाना पड़ेगा कि भाई विवार, श्वास और अघोष कौन सा होता है, ठीक है। हश प्रत्याहार के हिसाब से लगाना पड़ेगा। एक ये तरीका भी है और एक ये तरीका है। मेरे ख्याल से ऊपर वाला तरीका भी सरल है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दोनों तरीके आप समझ ही गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रयत्न का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अर्थात एक बार दोबारा से देख लेते हैं। प्रयत्न जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। ये मेरे ख्याल से 5 प्रकार आप समझ ही गए होंगे, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत संवृत। बाह्य प्रयत्न जो होता है वो 11 प्रकार का होता है, ठीक है। 11 प्रकार का जो आपको समझना है वो मेन यही है, बीच में जो 5 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और ठीक है। तो ये हमने पूरा पढ़ ही लिया, हमने वर्णों का उच्चारण स्थान और प्रयत्न विचार हमने पढ़ ही लिया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेके मिलते हैं। धन्यवाद।